नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ऑलीवुड टीयर 1 के लाइव मॉक का सॉल्यूशन करेंगे और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। हम आपको बता दें कि जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर हमें लगा कि उसमें कोई थियरी आपको बतानी चाहिए तो हम उसका डिस्कशन वहीं पे कर लेंगे। तो ये जस्ट एक सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन प्लस थियरी या फिर 360 डिग्री एनालिसिस वाला वीडियो है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें डेटा दिया हुआ है, हमें स्टडी करके बताना है कि जो ग्राफ है इसमें कोविड-19 के पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उनके बारे में दिया हुआ है। रेशियो बताना है जिनका उम्र 50 से कम है एंड 70 से ज़्यादा है। तो पहले हम ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें दिख सके। यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि ये जो एक पार्टीशन है वो 2 यूनिट का है। तो 50 से कम में कितना आएगा आपका, ये दोनों पार्ट आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 70 2 72, यहाँ पे 72 हो गया है और 50 1 2 3 है, 56 हो गया। टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा आपका 128 एंड 70 से ज़्यादा मतलब यहाँ पे हो गया है 80 84 और 84 और 80 मिलकर कितना हो जाएगा 164। तो ये रेशियो हो गया है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा तो 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 1 32:41 इसका आंसर है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फिगर दिया हुआ है कि एम ओ एंगल को भी बाइसेक्ट करता है एंड परपेंडिकुलर भी है एन पी पे। एम एन का वैल्यू 5x दिया है। एम एन ए हो गया है आपका 5x, एम पी ये वैल्यू है आपका 3y + 28, एन ओ का वैल्यू x है एंड ओ पी का वैल्यू कितना है 2y। तो हमें 2x - y बताना है। सबसे पहले आपको ये जो बात समझनी है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। कैसे, चलिए एक मिनट, हम आप कैसे होगा आइए देख लेते हैं। तो पहले हम आपको लॉजिक बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ए आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी। अगर ए बी एंड ए सी आपस में बराबर हुआ और ए से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी पे ए डी, तो ये जो ए डी है परपेंडिकुलर तो है ही, साथ ही साथ एक क्या हो जाएगा, देखिए एक तो ये परपेंडिकुलर होगा, दूसरा क्या होगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसका, एंगल ए का, ऑफ एंगल ए, और साथ ही में ये मीडियन भी होगा। समझ गए। तो परपेंडिकुलर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है एंड मीडियन भी है। ये कब होगा, जब ए बी इक्वल टू ए सी होगा, व्हेन ए बी इक्वल टू ए सी। यहां तक बातें समझ में आ गई। इसका मतलब हुआ कि जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, जो परपेंडिकुलर है वो एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियन दोनों हो जाएगा। यानी इसका उल्टा भी सही है। कहने का मतलब, अगर कोई एक ऐसा लाइन जो परपेंडिकुलर एंड एंगल बाइसेक्टर दोनों हो जाए तो क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगर एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियन दोनों हो जाए तब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। परपेंडिकुलर एंड मीडियन दोनों हो जाए तब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी चीज का हमने यूज यहाँ पे करना है। इसमें एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर दोनों है तो हम बोल पाएंगे, इसका मतलब हो गया कि एम एन का वैल्यू एम पी के बराबर है एंड एन ओ का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर होगा। क्योंकि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है तो ये परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। अगर इसमें भी आपको दिक्कत है तो आप ये बोल सकते हो कि देखो ट्रायंगल एम ओ एन जो है ना, एक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसका, ट्रायंगल एम ओ पी के। क्यों, एंगल साइड एंगल, इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होते ही बाकी चीजें इक्वल हो जाएगी। अब एम एन इक्वल टू एन पी करने से हमें मिल जाएगा 5x इक्वल टू 3y + 28 एंड x का वैल्यू कितना है, एन ओ इक्वल टू ओ पी से x का वैल्यू आ जाएगा 2y। अगर x का वैल्यू 2y है, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। x के प्लेस पे 2y पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ny इक्वल टू 3y + 28। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 एंड x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। आपको क्या चाहिए 2x - y, तो 16 में से 4 गया, आंसर कितना आ जाएगा 12। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये तो लॉजिक था। अगला क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है एंड सी एस ए इसका है 440। तो हमें डायमीटर बताना है। तो सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये 2πr/h होता है। इसका वैल्यू है 440। आप बोल सकते हो 2 × 22/7। रेडियस का हमें पता नहीं, लेकिन हाइट है आपका 10 इक्वल टू कितना है 440, 44 10 गया सीधे। रेडियस का वैल्यू 7 आ गया, तो जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा 14। ठीक, अगला देखिए 54 में एक पाइप है जो एक टैंक को 40 मिनट्स में फिल कर सकता है। लीकेज बॉटम में है जिसके कारण टैंक जो है 56 मिनट में फिल हुआ। अगर टैंक 3/7 फिल है एंड पाइप को बंद कर दिया है तो जाहिर सी बात है लीकेज से पानी लीक हो जाना चाहिए। तो हमें यही बताना है कि कितने देर में खाली हो जाएगा। देखिए ये जो आपका पाइप है, पाइप तो फिल करता है लेकिन पाइप प्लस लीकेज मिलकर थोड़ा देर में फिल करेगा।
पाइप अकेला 40 मिनट्स में कर रहा था, लेकिन ये दोनों थे तो 56 लग गया। अभी हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो देखिए 14 चौका 56 तो है ही, तो 56 गुना 5 हो जाएगा। 56 गुना 5 कितना हो जाता है आपका, 5 छक्के 30, अब 25 से 3 28, ये 7 हो गया और यहाँ से कितना हो गया है, 5 हो गया, यही ना, 30 25 3 28, ठीक। तो बता सकते हो कि अच्छा चूंकि पाइप का इफिशियंसी 7 है, तो जो लीकेज है इसका इफिशियंसी हो जाएगा -3। अब देखिए टाइम आपको निकालना है। क्वेश्चन में दिया है कि क्या है पूरा का पूरा फील्ड है, बोले कि नहीं, 280 तो इसका पूरा कैपेसिटी है। ध्यान दे, टोटल कैपेसिटी है, पूरा नहीं है, ये अपना 3/7 पार्ट ही फील्ड है, तो 3/7 पार्ट फील्ड है। अब इसको जो है हमें खाली करना है लीकेज के थ्रू। लीकेज का इफिशियंसी 3 है, 3 से 3 चला जाएगा, 7 से 40 बार में, तो ये जो 40 मिनट्स में ना ये लीकेज जो है उसे खाली कर देगा। तो सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। कोई समस्या नहीं है। अगला देखिए, और हमें नहीं लगता कि इसका लॉजिक आपको अलग से बताने की जरूरत है। 55 में दिया हुआ है और हमें सॉल्व करना है। तो चूंकि tan क्वेश्चन में क्या है कि tan 90 डिग्री माइनस 3 टाइम्स बीटा बाई 2, इसका वैल्यू 1 है। तो जो 90 डिग्री माइनस 3 टाइम्स बीटा बाई 2 हुआ ना, एक कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए, तो 3 बीटा बाई 2 का वैल्यू 45 डिग्री हो गया, तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। 30 ना, हाँ 30 या 90/2 45, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू जैसे ही 30 डिग्री हुआ, हमें चाहिए 2 कॉसेक बीटा। कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा आपका 2, 2 इंटू 2 4 प्लस सेक 2 बीटा, मतलब सेक 60 डिग्री भी हो जाएगा आपका 2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। 6 ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला देखेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें डेटा दिया हुआ है, देखिए टेबल है, टेबल में कुछ नंबर्स ऑफ मेल एंड फीमेल दिया हुआ है जो कंपनी में काम करते हैं। कंपनी का नाम क्या है, ABCD, मेल एम्प्लॉयज एंड फीमेल एम्प्लॉयज यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ फीमेल हु वर्क इन कंपनी X एंड Y। देखिए ये जो डेटा है ना ABCD का, इसमें X एंड Y नहीं है, तो X एंड Y को इनमें से किसी से रिलेट करेगा। अब फीमेल वर्कर्स कंपनी X एंड Y में जो है वो 25% एंड 50% ज्यादा है दैट ऑफ कंपनी B एंड कंपनी D में। ओके, दैट ऑफ का मतलब होता है कि जो जिसकी बात हम पहले से कर रहे हैं, पहले हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो बी एंड डी में जो फीमेल की संख्या है, फीमेल यहाँ 168 है और डी में है 172, इसी से एक है 25% ज्यादा, दूसरा क्या है आपका 50% ज्यादा। अब क्या करना है, देन नंबर ऑफ मेल्स जो कंपनी ए एंड बी में काम करते हैं उनको एक साथ कंबाइन करके बताना है कि इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ फीमेल हु वर्क इन कंपनी एक्स एंड वाई टुगेदर। तो हमें एक्स एंड वाई में फीमेल एम्प्लॉयज चाहिए होगा, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, बी से एक्स आया है एंड डी से वाई आया है। ये क्या है 25% ज्यादा, 25% ज्यादा का मतलब 1/4 ज्यादा, तो 32 का 1/4 हो जाएगा, 168 का 1/4 हो जाएगा आपका कितना 42 यस। इसमें 42 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा ना, तो एक्स में हो गए हैं 210, 210 होगा, 4 का 16, 4 दूना 8, हाँ 210 हो गया। एंड वाई वाला जो 50% ज्यादा था, तो 50% ज्यादा का मतलब इसका सीधे आधा ज्यादा, आधा कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा ना, 2 12 9 16 17, हाँ 86 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 एंड 2 8 एंड 17 8 25, 258 हो गया। अब जो आपको रेशियो चाहिए वो लिख लीजिए, रेशियो हमें जो चाहिए ऊपर चाहिए था क्या, बी एंड डी में, बी नहीं ए एंड बी में जो है मेल की संख्या, ए में मेल कितने हैं 164 और यहाँ पे 54, तो 150 माफ कीजिएगा, 4 6 एंड 5 11 1 1 2 1 3, तो 314 हो गया है। एंड इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 8 एंड 5 1 6 एंड 2 2 4, कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 3 7 1 8, 2 से तो कटेगा 15 और 157 ना, 15 दूना 30 1 31, हाँ 2 से यहाँ पे करेंगे तो 234 आ गया, ठीक है। और तो कुछ कटने से रहा, 7 5 11 एक बार 4 1 5 3 8, एक ऐसे हो गया, 15 30 1 31, 7 5 12, हाँ ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना का आ रहा है बता दीजिए। डिफरेंस ये आ रहा है 14 में से 7 गया 7 एंड 16 में से 15, सुनो 22 में से 15 गया 7, 77 का आ रहा है आई गेस। 14 में से 7 गया 7, 7 5 12 13, हाँ ठीक है 77। तो जो परसेंटेज है क्या होगा, यही 77 100 को आपको 234 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देख लीजिए कितनी बार में जाएगा, 23 तिया 69, तो 3 टाइम्स 3 से 2 स्टार्ट हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10, 2 तिया 6 1 7, 702 आ गया, 680 आ गया। तो फिर से 3 बार में तो नहीं जाएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स आ जाएगा, तो 33% अप्रॉक्स सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी।
थोड़ा सा कैलकुलेशन था, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। 57 में एक इंसान है 7250 इन्वेस्ट करता है एंड उसे 9860 मिलते हैं 3 ईयर्स के बाद। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है सिंपल इंटरेस्ट का है, तो हमें बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। यहाँ पे बताइए एसआई इन्हें कितना मिला, तो डिफरेंस ले लेते हैं। 0, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 7 गया 2, तो 2610 इतना इसे इंटरेस्ट मिला है। कितने साल में मिला है? 3 साल में, यही ना। तो ये कितना हो जाएगा? PRT, प्रिंसिपल तो इनका है 7250 इंटू आर आपको निकालना है, टाइम है आपका 3 डिवाइडेड बाई 100, गया गया 3 से कटेगा 6 2 8 1 9 कट जाएगा, तो 3 8 24 2 26 870। जो रेट का वैल्यू आया वो कितना आ गया है आपका? 8700 डिवाइडेड बाई 725, 25 से काट दीजिए, 25 दूना 50, 25 नवा 225, 25 दूना 50, 25 नवा 225, तो ये कितना बार आ जाए? 25 3 75 और 12, तो 25 चौका 100, 25 8 200, तो 29 एक बार में 29 दूना 58, तो 12% दिख रहा है आपको। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। 58 की बात करेंगे, यहाँ पे एवरेज ऑफ 17 नंबर से 24, अगर एक नंबर को एक्सक्लूड किया गया तो एवरेज 25 हो जाता है। तो बताना है कि फाइंड एवरेज ऑफ एक्सक्लूडेड नंबर एंड 20। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि जो एक्सक्लूडेड नंबर है वो क्या है। देखिए यहाँ पे हमने नंबर एंड एवरेज लिखा, तो आपको पता चलना चाहिए कि ओके टोटल 17 नंबर से इनका एवरेज कितना है? 24। एक नंबर हमने हटा दिया तो अब बचे हैं 16 नंबर्स, इनका एवरेज कितना हो गया है? 25। हमें पता करना होगा कि जिस नंबर को आपने हटाया वो नंबर क्या है, तो वो नंबर होता 24। बोले कि चलो ठीक है, लेकिन अगर 24 होता तो बाकी के 16 नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका एवरेज एज इट इज रहता। लेकिन हुआ क्या है कि उसके जाने से जो ग्रुप का एवरेज है ना वो 1 से इंक्रीज हो गया। 1 से इंक्रीज हो गया, इसका मतलब समझ रहे? मतलब जो नेट सम है वो 16 से इंक्रीज हो गया। 16 से इंक्रीज कब होगा? जब जाने वाला 16 कम लेके जाएगा, मतलब वो नंबर हो गया है 8। अभी जो आपको एवरेज चाहिए वो क्या चाहिए? 8 एंड 20 का, तो बाई 2 कर देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा 14। अब देखिए ये तो हमने डेविएशन का यूज किया। अगर डेविएशन में आपको दिक्कत आती है तो क्या करना है? घबराना नहीं है, जो बेसिक मेथड है उससे सॉल्व कर लेंगे। वो हम क्या कर लेंगे कि अच्छा टोटल सम कितना था? पहले 17 गुना 24 था, अब कितना आ रहा है? 16 गुना 25 और एक नंबर बच गया एक्स। इस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 17 चौका 68, 17 दूना 34 अच्छे 38 में से 16 85 और 16 दूना 32 8 40, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया है? 17 चौका 68, 17 दूना 34 अच्छे 40 होगा, माफ कीजिएगा 34 अच्छे 40 38 ले दिया था ना, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 8 आ गया, और ऐसे भी 8 आ रहा था। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो कीजिए, लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे कि डेविएशन का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स केसेस में एक कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, डेविएशन आपको बहुत आसानी से सॉल्व कर देगा। 59 जो है इसमें रिया हाफ एज ऑफ लीना, मतलब अगर हमने रिया एंड लीना का एज लिखा तो रिया 1 यूनिट है तो लीना का एज हो जाएगा 2 यूनिट। 9 ईयर्स अगो, मतलब ये अभी की बात है, t इक्वल टू 0। 9 ईयर्स अगो मीन्स 9 साल पहले देखा जाए तो सम ऑफ एजेज ऑफ लीना एंड रिया वाज 54। तो देखिए 9 ईयर्स अगो अगर इनका जो सम है वो 54 है, तो अभी के टाइम पे सम कितना होगा? बोले कि देखो अभी जो है दोनों 9 ईयर्स ज़्यादा होगा, मतलब रीना का भी एज 9 ईयर्स बढ़ा है, लीना का भी एज 9 ईयर्स बढ़ा है, तो अभी इनका सम कितना होगा? इसमें 18 जोड़ देंगे तो 54 प्लस 18, अभी इनका सम हो जाएगा 72। देखिए तो अगर देखा जाए तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना रहा है आपका? 72। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 ईयर्स। तो जो रीना है इनका एज है आपका 24 ईयर्स, एंड जो लीना जी है, रिया का एज 24 है, जो लीना है इनका 48 ईयर्स। तो 48 ईयर्स ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला देखेंगे। अच्छा यहाँ पे सॉल्व करने का एक और तरीका होता है कि अगर मान लीजिए आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो ये जो रेशियो है 1:2 का है, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है 1:2 का है, तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन सेटर जो है वो ऐसा करेगा कि 2 का जो रेशियो लेंगे तो 1:2 आएगा। देखिए 24 एंड 48, 24 एंड 48 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेशियो 1:2 का है। आपसे वैल्यू क्या पूछा है? प्रेजेंट एज ऑफ लीना, लीना का क्या था? 2 यूनिट, इसलिए आप 48 टिक करके जा सकते थे। ध्यान दीजिए इसमें रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे स्मार्ट एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कितना होगा, अच्छा सब में -40 कॉमन है, तो अगर हम -40 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा 6 + 5 - 20, तो 11 में से तो ये आ गया 360, सही आंसर आ जाएगा 360 जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है सिमिलर एबीसी से है आपका पीक्यूआर के सिमिलर एबी का वैल्यू, पीक्यू का वैल्यू दिया पेरीमीटर, हाँ ठीक। जैसे ही अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो जितना भी लीनियर डायमेंशन है, लीनियर डायमेंशन का मतलब जैसे साइड हो गया, फिर आपका मीडियन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इन रेडियस हो गया, एक्स रेडियस हो गया, पेरीमीटर हो गया, ये सब लीनियर डायमेंशन है, क्योंकि इसको जब लिखेंगे तो सेंटीमीटर या मीटर में आएगा। स्क्वायर वाला को हम 2 डायमेंशन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी लीनियर पैरामीटर्स होगा उन सबका रेशियो सेम होगा। रेशियो सेम होगा कहने का मतलब जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो अब हम बोलेंगे कि जो रेशियो ए बी एन पी क्यू का होगा वही रेशियो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये रेशियो सेम होगा। अभी ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी है आपका 9 एंड पी क्यू है 7.5, यही रेशियो ए बी का पेरीमीटर कितना है आपका 24, तो नीचे जो एक्स है ये हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9, 3 अट्ठे 24, ये 2.5 टाइम्स में, तो 8 दूना 16 4 20, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर मान लीजिए हम पूछे कि एरिया का रेशियो कितना होगा, और एरिया का जो रेशियो तो 2 डायमेंशन है तो एरिया वाला स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एरिया के लिए ना हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हमने लिख दिया ए बी सी, इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट हमने पी क्यू आर लिखा, ये जो रेशियो है इनके साइड का रेशियो मीन्स ए बी एंड पी क्यू के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 डायमेंशनल कोई फिगर होता, 2 3 डायमेंशनल फिगर अगर सिमिलर है, उस केस में वहां पे वॉल्यूम का भी सीन आएगा, तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा 1 डायमेंशन वाला, जैसे हाइट हो गया, लेंथ हो गया, इसके क्यूब के बराबर होगा, और इसका यूज हम लोग मेंसुरेशन में करते हैं। 62 में है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एक आर्टिकल है 416.5, अगर लॉस का परसेंटेज 17% है तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस कितना होगा। देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे कॉस्ट एंड सेल लिखे, क्वेश्चन में बोला है 17% का लॉस है, मतलब ये 100 का आइटम कितना में बिका है, 83 में बिका है। ये जो है ना, यही तो आपका डिफरेंस है। ये डिफरेंस कितना है 17 यूनिट का, और इस डिफरेंस का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, ये है बोला है 416.5, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। 1 यूनिट का हो जाएगा 17 दूना 34 7 हमें 76, 17 चौका 68 8.5 24.5 आ गए। अभी आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए सेलिंग प्राइस कितना होगा। हम ऐसा कर सकते हैं, सीधे कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 2450, एंड सेलिंग प्राइस के लिए क्या कर लेंगे, इसमें से हम 416.5 को माइनस कर देंगे, तो ज़्यादा गुना नहीं करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5, 9 में से 6 गया 3, तो 3.5 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही सही हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 में है आपका कि डिस्काउंट जो है मोना शुड ऑफर ऑन रिमेनिंग 16,000 ऑफ अ लैपटॉप। रिमेनिंग का मतलब होगा कि पहले कुछ और डिस्काउंट वगैरह दे दिया होगा, बाद में जो बचा उसके लिए रिमेनिंग वर्ड का यूज किया है, ठीक है। वो है 16,000 पे कितना का डिस्काउंट दे, प्राइस है लैपटॉप का 56,000, गिवन दैट उसने 18% का डिस्काउंट पहले 25,000 पे, 20% का डिस्काउंट नेक्स्ट 15,000 पे दे दिया, तो 25 और 15 मिलकर 40,000 हो गया है। एंड ओवरऑल जो डिस्काउंट है इनको 14.25% बनाना है। तो देखिए जो डिस्काउंट है ना, नेट डिस्काउंट हमें कितना चाहिए, बोलेंगे देखो ये जो 56123 है ना, इसका 14.25 डिवाइडेड बाई 100, चलो ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। अब इसको गुना करना पड़ेगा, तो 14.25 को और हम ऐसे लिख सकते हैं कि 14 जोड़ 1/4, तो 14 चौका 56 57, 57/4 आ जाएगा ना। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 57/4, यहाँ पे 57, इधर 4, तो 4 से कट जाएगा, 4 से 14 चौका 56, 140 में कट गया, तो पूरा डिस्काउंट आ रहा है 0, 14 सत्ते 98, और 70 और 9 79, 7980 का फुल डिस्काउंट आना चाहिए। अभी जो डिस्काउंट गिवन है ना, डिस्काउंट गिवन, जो डिस्काउंट आपने दे दिया वो कितना है
बोलेंगे कि देखो 25,000 जो था उसका 18% प्लस जो अगला 15,000 था उसका 20%, इतना डिस्काउंट दे दिया है। कितना आ जाएगा, 0 18 25 90, 36 से 9 45 प्लस 0 0 15 दूना 30। तो यहाँ से आप देख लोगे कि 7500 का डिस्काउंट दिया जा चुका है। इसके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस देना बाकी है। डिफरेंस कितना है, 75 480 का डिफरेंस है। तो ये जो 480 रुपीज़ है ये डिस्काउंट अभी देना बाकी है। तो जो बाकी का 16,000 है उस पर आपको 480 रुपीज़ का डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछता कि कितना परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्वेश्चन में तो परसेंटेज डिस्काउंट नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछता तो हम बोलते कि देखो 480 का डिस्काउंट देना है, किस पे देना है, बोलेंगे कि 16,000 पे। समझ गए, एंड गुना के यहाँ पे 100 कर लेते, 20 से 20 और यहाँ से आ जाता आपका 3%। तो बाकी पे मात्र इसे 3% का डिस्काउंट देना पड़ता। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर वह केवल परसेंटेज डिस्काउंट पूछता तो क्या हमें इतना ताम झाम करने की जरूरत है, आंसर है नहीं। क्यों, चलिए बताते हैं। क्वेश्चन को कॉपी करके लेके चल लेते हैं, इधर आजा आजा, कॉपी पेस्ट। देखिए हाँ, उस केस में हमें नेट डिस्काउंट पता है, नेट डिस्काउंट कितना है 14.25, और हम बोलते हैं कि देखो एक है 16,000, दूसरा क्या है आपका 25,000 एंड तीसरा क्या है आपका 15,000। यही है ना, 130 ऐसे चला जाता। और किस पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, इस पे हमें डिस्काउंट पता करना है तो एक्स मान लेंगे। 25 वाले पे कितना है 18, एंड इस पे कितना है 15 वाले पे कितना है 20, और यहाँ पे नेट डिस्काउंट कितना है आपका 14.25% का। तो हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं और एवरेज को 14.25% के बराबर कर देते। तो जैसे ही एवरेज को हम 14.25 के बराबर करेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए केवल ये पूछता कि 16,000 पे कितना परसेंट का डिस्काउंट देना है, तब हमें ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ना करो। क्वेश्चन नंबर 64 है, ये तो देखिए के डेंजरस लग रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं। ये बार ग्राफ है जिसमें दिया है रेशियो बिटवीन इनकम एंड सेविंग। ये ध्यान देना है, ये जो रेशियो है इनकम एंड सेविंग का दिया है ऑफ 5 डिफरेंट पर्सन जिनका नाम है ABCDE, और ये पूरा का पूरा काम जो है मंथ ऑफ मे में दिया है। मे में ठंडा होता है या गर्मी, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और ये बताने की हालांकि जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी देख लीजिए इनकम जो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का योग है, सम है। फिर बोला है कि रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग इक्वल टू वैल्यू इंडिकेटेड फॉर इनकम डिवाइडेड बाई वैल्यू इंडिकेटेड फॉर सेविंग्स। जैसे यहाँ पे देखिए ब्लू वाला इनकम है एंड रेड वाला क्या है सेविंग्स। अगर आपसे पूछेगा कि इनकम एंड सेविंग्स का रेशियो ए के लिए कितना है, तो बोलेंगे देखो ए का तो है कितना 4 यूनिट इनकम है, इसमें 1 यूनिट सेविंग है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 यूनिट। 3 यूनिट इसका क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ऐसे हम कर लेंगे। चलिए ये लॉजिक तो समझ में आ गया। अभी एक और टेबल दिया है, इस टेबल में बोला है कि 20% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ में इन में ऑफ ईच ऑफ 5%। जो 5% का यहाँ पे इनकम एंड सेविंग का रेशियो दिया है, उन्हीं 5% का जो मई के महीने में एक्सपेंडिचर हुआ या खर्चा हुआ, उसका 20% ऑफ अमाउंट दिया हुआ। ये ध्यान दीजिए 20% है। फुल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे, तो माफ कीजिएगा 5 से गुना करेंगे। जैसे हमने 5 से इंटू किया, इसका पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें बताना है इनकम ऑफ पर्सन ए इज लेस देन इनकम ऑफ पर्सन बी इन में कितना है, यही बताना है। कोई बात नहीं, इसको आसान से कर सकते हैं। ए का जो है टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, यहाँ पे अगर हम टोटल की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर, तो देखिए 20% का वैल्यू है 1800, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 9,000। और बी के केस में देखिए 20% का वैल्यू कितना है 1400, तो टोटल कितना हो जाएगा 7,000। समझ गए, तो दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर हमें पता चल गया। अगर हम ध्यान से देखें तो ए के केस में यहाँ पे अगर हम ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं, और ए देखिए इनकम है, ए है सेविंग्स, ए है एक्सपेंडिचर। ए का इनकम कितना है 4 यूनिट, सेविंग्स कितना है 1 यूनिट, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 3 यूनिट। बी के केस में देखेंगे तो इनका इनकम कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट्स इनकम है, एंड सेविंग्स है आपका 2 यूनिट्स, तो इनका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 1 यूनिट। समझ गए, इस 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया 7,000, तो इनका इनकम कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 21,000। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है।
और सही था ना? हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम ए के लिए बात करें तो ए का जो एक्सपेंडिचर है 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 9000, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3000, इनकम है 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12000। ये जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस आपसे पूछा है तो डिफरेंस कितना है 21 में से 12 गया 9000 का। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9000 जो कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, हम बोलेंगे कि जब एग्जाम में है तो फर्स्ट गो में आपको इसे स्किप करना है, फर्स्ट गो में सॉल्व करने के पीछे मत जाइए, अदरवाइज बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट में इसको स्किप करेंगे, फिर से आके बाद में कर लेना है, क्योंकि होना तो है ही, कोई आपका रॉकेट साइंस था नहीं, आराम से क्वेश्चन पढ़ते हो जाता। 65 में हमें इसको सिंप्लीफाई करना, तो पहला जो 2 + √2 एज इट इज रहेगा, एंड इन दोनों का अगर हमने एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा आपका 2 + √2 2 - √2, ये आ जाएगा आपका 2 + √2 एंड 2 - √2, जो मिलके कितना आ रहा है 4 में से 2 गया 2। न्यूमरेटर में दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 2 4, ये 2 बार में चला जाएगा, तो आंसर मिलके आ गया है 4 + √2। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 66 में कि 8 डिजिट का एक नंबर है सच दैट सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 है, इसका मतलब ये जो नंबर है, नंबर इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा? बोले कि गारंटी नहीं है, क्योंकि सम ऑफ डिविजिबल जो नंबर वो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि 9 से डिविजिबल है। हाँ, इसका उल्टा पॉसिबल है, अगर नंबर 9 से डिविजिबल है तो पक्का ही 3 से डिविजिबल होगा। और बोला है कि लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज इवन। लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज इवन का मतलब हुआ कि यूनिट डिजिट इवन है, यूनिट डिजिट इज इवन। अगर यूनिट डिजिट इवन है तो क्या होगा, नंबर इवन है, नंबर इज इवन। और इवन नंबर है किससे कैंसिल होगा? बोले कि डिविजिबल बाई 2। यही तो आपका टेस्ट है ना, डिविजिबल बाई 2। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो इवन होगा। अभी देखिए नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो इसका एलसीएम से डिविजिबल होगा। इसका एलसीएम कितना आ गया 6, तो जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 6 होगा, डिविजिबल बाई 6। क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाई 6। ऐसा कोई ऑप्शन है? बोले कि है। ओ अच्छा, हमें बताना है कि नंबर किससे डिविजिबल है, एग्जैक्टली यही बात बताना था। तो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा, हमने बता दिया 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब थोड़ा ना कि 9 से है। 7 है, 11 पता नहीं कहाँ से दे दिया, तो बचा क्या 6, क्योंकि नंबर आपका 3 से डिविजिबल है, इवन है, इवन है तो 2 से होना ही चाहिए, इसका मतलब 6 से हो गया। 66 में देखेंगे ये दिया हुआ है, देखिए अच्छा क्यूब वाला सीन है। अगर हम देखें तो पहला है √2a क्यूब प्लस 3b का क्यूब प्लस 4c का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू √2a इंटू 3b इंटू 4c, 4 × 12 = 36, 36 √2a। अब जैसे ही ये इक्वल हुआ, हम बोल सकते हैं इसका मतलब √2a प्लस 3b प्लस 4c का वैल्यू 0 हो रहा होगा। अब या और एक पॉसिबिलिटी है कि √2a का वैल्यू 3b के बराबर होगा, नहीं तो 4c के बराबर होगा। हमें क्या चाहिए कि 3b प्लस 4c को a के टर्म में लिखना है। तो देखिए 3b प्लस 4c, यहाँ से कितना आ जाएगा 3b प्लस 4c का वैल्यू कितना आ रहा है -√2a, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से भी स्क्वायर होकर कितना आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना आ रहा है आपका 2a स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ रहा है। कन्फ्यूजन क्या है कि अगर हम 3a को बोल दें, माफ कीजिएगा 3b का जो वैल्यू है ये 4 √2a के बराबर है, बोले कि चलेगा। 4c का वैल्यू भी √2a के बराबर है। तो एक और जो डेटा है 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर, इसको हम 2√2a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3b का वैल्यू भी √2a है, 4c का वैल्यू भी √2 है, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ से 8a स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान दीजिए 8a स्क्वायर ऑप्शन में नहीं दिया है, सही आंसर आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर। तब हम सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए को। अच्छा, ये बात हमने किस पॉइंट पे करी ये भी देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc जो है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ पे लिखेंगे आप a माइनस बी स्क्वायर, फिर लिखेंगे b माइनस सी स्क्वायर, फिर c माइनस ए स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं। अब देखिए
जैसे हमने बोला कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो राइट हैंड साइड 0। अगर हमने बोला ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, फिर भी राइट हैंड साइड 0। इन दोनों केस में जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो वैल्यू है ना, 3 टाइम्स ए बी सी आ जाएगा। यही हम बोल रहे थे। तो अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3 टाइम्स ए बी सी है, इन दोनों में कोई भी पॉसिबिलिटी है, और इसलिए हमने दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर लिया। एक ही पॉसिबिलिटी से ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर दोनों पॉसिबिलिटी से ऑप्शन मैच कर जाता तो बोनस मार्क्स मिलना चाहिए था। समझ गए? ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है इन्वेस्टिंग इक्वल अमाउंट। 5 मंथ्स के बाद जो है सी ज्वाइन करता है 2.5 लाख के साथ। बाई विदड्रॉइंग हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बिजनेस बी लिव्स बिजनेस 3 मंथ्स आफ्टर सी ज्वाइन। मतलब बी जो है 3 महीने के बाद छोड़ देता है, तो 5 महीने के बाद सी ज्वाइन करता है, उसके 3 महीने के बाद अगर बी छोड़ रहा है तो बी 8 महीने के बाद छोड़ देगा। एंड ऑफ ईयर, ईयर के एंड में बिजनेस जो है वो 462500 का प्रॉफिट कमाता है, उसमें से सी को मिलते हैं 92500। ठीक है, तो हमें बताना है कि बी को कितना प्रॉफिट मिला होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए है, बी है, सी है। हमें पता है जो प्रॉफिट का रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का रेशियो होता है। मान लेते हैं ए का भी शेयर एक्स था, बी का भी शेयर एक्स था, क्योंकि दोनों ने इक्वल इन्वेस्ट किया था। ए पूरे 12 महीने तक है, जबकि बी 8 महीने के बाद छोड़ दे रहा है, तो एक्स इंटू 8 आ जाएगा। सी का सीन क्या है कि सी जो है 2.5 लाख के साथ और 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। अब क्वेश्चन में देखिएगा ना, तो सी डिवाइडेड बाई टोटल प्रॉफिट कितना, सी को कितना मिला है 92500, जबकि टोटल प्रॉफिट है 462500। 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 5 बार में चला जाएगा। मतलब सी को 1 यूनिट मिला है तो टोटल प्रॉफिट कितना है 5 यूनिट। लेकिन चलो ये भी सही है, बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, वैसे हमें चाहिए क्या, हमें बताना है कि बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, यही है ना। चलो कोई बात नहीं। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ना, ये 1 यूनिट का वैल्यू है, और ये जो दोनों मिला के कितना है 4 यूनिट का वैल्यू है, तभी तो टोटल 5 यूनिट आएगा। तो ठीक है, अब देखिए ये जो 4 यूनिट है इसका मतलब कितना हो गया 20x ना, 12x और 8x, 20x का वैल्यू कितना हो जाएगा। ये जो 7 है इसको 2.5, 7 इंटू 2.5, तो 1 यूनिट का वैल्यू है। 4 यूनिट के लिए हम इसमें 4 से गुना कर देंगे। ये कितना आ रहा है देख लीजिए आप, 4 दूना 8 और 2 10, ये आ गया 10। तो x का वैल्यू कितना आ गया है, और ये आ गया आपका 7/2, या फिर 2x लिख लेते हैं ना। 2x का वैल्यू कितना आ गया है 7, 2x का वैल्यू 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम ए बी एंड सी इसको परफेक्ट रेशियो में लिख सकते हैं। 2x का वैल्यू 7 है, ये 12x है, 12x का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 नहीं 2 छक्का 12, ये 42 आ जाएगा। एंड 8x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28, और ये आपका आ जाएगा 2.5 इंटू 7 है, तो 7 से 4 बार में चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, फिर 2 से गुना कर देंगे, ये 12 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये आ गया है आपका 5। समझ गया, 12 8 20 5 25। अब बात खत्म। इस 5 का वैल्यू कितना दिया है, और ये है आपका 92500। कितनी बार गुना करना पड़ रहा है, 18 25 90, 18500। 8 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 0 8 25 40, 64 4 68, 8 6 14, 148, फिर 000। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। शायद हमें लगता है कि हमने कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन कर दिया है। अगर आप थोड़ा और इसको शॉर्ट कर पा रहे हैं तो बताइए, हम भी देखेंगे। और लगता है हमने कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन कर दिया, इतना की ज़रूरत नहीं थी। 69 में देखेंगे, सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, जी एच एक कॉर्ड है, ओ जी एच 60 डिग्री है, ओ एच का वैल्यू 24 है, तो जी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। अब बोलोगे इतनी जल्दी कैसे, क्योंकि जैसे ही कॉर्ड जो है सेंटर पे अगर 60 डिग्री बना रहा है, तो कॉर्ड का जो लेंथ है ये आपका रेडियस के लेंथ के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल अब आइसोसेलेस ना होके इक्विलेटरल हो जाएगा। अब बोलोगे कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओ हो गया है सेंटर, जी एंड एच क्या है कॉर्ड। अब देखिए ओ जी एच, अगर ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, हमें तो पता है दोनों रेडियस है, इधर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी कितना हो गया 60 डिग्री, हो गया ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओ एच का वैल्यू कितना है 24, तो जी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। और ऐसे भी हमें पता है कि अगर हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया है, ध्यान दीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो पहले से ही 2 भुजाएं बराबर है आपस में, या 2 साइड बराबर है, इन 2 एंगल क्या है इक्वल होगा, थीटा एंड थीटा। इसका मान लेते हैं अल्फा। इफ अगर एनी ऑफ
थीटा अल्फा इक्वल 60 डिग्री। तो ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, ए अब आइसोसेलेस ना होकर हो जाएगा इक्विलेटरल। समझ गए। और ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जैसे ही एक एंगल 60 डिग्री हुआ वो ट्रायंगल ही हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। 17 नंबर में cos A माइनस बी का वैल्यू दिया है, cos A प्लस बी का वैल्यू दिया है। ए एंड बी दोनों एक्यूट एंगल से A का वैल्यू B से ज़्यादा है, तो हमें बताना है A एंड B का वैल्यू क्या होगा। जैसे ही A प्लस बी इक्वल टू cos A प्लस बी 0 दिखा, आपको पता चल गया होगा कि A प्लस बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एंड यहाँ पे A माइनस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 होता है √3/2। तो इसमें कोई डाउट नहीं, अगर A का वैल्यू B से ज़्यादा है तो A एंड B कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 60 डिग्री, दूसरा हो जाएगा आपका 30 डिग्री। 60 एंड 30 ऑप्शन है, हो गया। ये कितना था, 70। हाँ, क्वेश्चन 71 में देखेंगे सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू दिया, सेक टू दी पावर 4a माइनस tan टू दी पावर 4a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/17। कैसे, देखिए आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1। ये तो सबको ही पता है। अब जो कि सेक टू दी पावर 4a माइनस tan टू दी पावर 4a आपको लिखेगा tan टू दी पावर 4a, घबराना नहीं है। हम बोलेंगे कि अच्छा ये तो सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, एंड दूसरा आपका क्या है, tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ से देखेंगे एक आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये तो एक्स माइनस वाई हो गया। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ वाला पार्ट कितना गया है, 1। तो जो वैल्यू होगा सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर होगा, और इसका वैल्यू कितना है, 4/17। तो 4/17 हो गया। यहाँ से हम एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, हालांकि ये छोटा सा बात है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट आइडिया के लिए अगर आपके माइंड से एक बार गुजर गया तो आप आगे इसको भूलेंगे नहीं। सेक टू दी पावर 4a माइनस tan टू दी पावर 4a का वैल्यू जो होता है वो सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये एक छोटी सी बात है जो आप अगर चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। अगला देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, ए का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, ए का वैल्यू कितना आएगा, अब देख लीजिए, ए 8 है, डिवीजन 8 इंटू 8 ऑफ 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2। पहले जो है ऑफ वाला होगा तो 4 ऑफ 2 से 8 आ जाएगा, और 8 ऑफ 8 से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 8 डिवीजन 8 इंटू 8 ऑफ 8 हो गया, फिर यहाँ से इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, 4 ऑफ 2 कितना हो गया, 8/8 आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1। 1 इंटू 8 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 8। तो हमें पता चल गया कि ए का वैल्यू कितना है, 8। अगर ए इक्वल टू 8 है तो 4 का पावर 8 इक्वल टू 2 टू द पावर 2x। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 16 इक्वल टू 2 का पावर 2x। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो पूरा रास्ते में केवल 8 दिखा। 73 में देखिए ए एंड बी जो है वो एक रेस है, और रेस है आपका 9 किलोमीटर का। रेस वाले क्वेश्चन में क्या देखना चाहिए, आपको हमेशा देखना होता है कि क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है। ठीक है, क्या कांस्टेंट है का मतलब, जैसे आपको हमेशा पता होता है कि d इक्वल टू एस इंटू टी होना है, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होना है। समझते हैं ना, ये तो आपको पता ही है। अगर मान लीजिए d कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट, तो S1 T1 इक्वल टू S2 T2 हो जाएगा। मतलब कि अगर इसको आप हटा दें तो जो स्पीड का रेशियो है S1/S2 या टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा T2/T1। ये ध्यान में रखना। अगर मान लीजिए A कांस्टेंट हो गया, स्पीड कांस्टेंट हो गया, तब जो डिस्टेंस का रेशियो है D1/D2, यही जो आपका टाइम का रेशियो T1/T2 हो जाएगा। समझ गए। अगर मान लीजिए टाइम कांस्टेंट हो गया, तब अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो भैया जो डिस्टेंस का रेशियो है D1/D2, यही आपका स्पीड का रेशियो हो जाएगा S1/S2। ये जो चीज़ है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस टाइप का मतलब रेस वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम अगले पेज पे ले जाके आपको सॉल्व करते हैं। ये लॉजिक याद में रहा तो देखिए आप करेंगे कैसे। पहले, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो पहले केस में ए जो है वो बी को 1800 मीटर का बढ़त दिया था, एंड उसे 5 मिनट से हरा दिया, 5 नहीं 1.5 मिनट से। यहाँ ए एंड बी, ए जो है टोटल कितना गया, ए तो टोटल 9000 मीटर गया होगा,
एंड बी आपका गया है आपका 7200 मीटर। ए को टाइम लगा है टी और बी को इससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब टी प्लस 1.5 मिनट लगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरे केस में अगर हम ए एंड बी को देखें तो दूसरा केस क्या है, जब लौट रहा था तो ए ने बी को 12 मिनट का लीड दिया है, मतलब ए जितना भी जाएगा बी जो है उससे 12 मिनट से एक्स्ट्रा चला है एंड गेट्स बीटन बाई 1800 मीटर। अगर ये 1800 मीटर से हार गया है तो दूसरे केस में ए जो है आपका 7200 मीटर ही गया है एंड बी जो है आपका पूरा 9000 मीटर गया है, क्योंकि जब रेस का डिस्कशन हो रहा होगा तो बी यहाँ तक पहुंच गया होगा एंड ए जो है आपका अभी भी 1800 मीटर पीछे है। अगर 1800 मीटर पीछे है तो भैया ए ने टोटल 7200 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ तक ठीक है, कोई समस्या नहीं। और टाइम के लिए देखेंगे तो देखिए, अच्छा अगर आप चाहें तो इसको आराम से ऐसे भी कर सकते हैं। एक बात बताइए, ए का तो स्पीड सेम था, जाते टाइम जो स्पीड आते टाइम भी वही स्पीड है, स्पीड सेम, ठीक है। एंड बी का भी जो जाने वाला स्पीड था आने वाला स्पीड भी वही होगा। एक बात बताइए कि अगर ए आपका 9000 मीटर चलता है टी यूनिट में तो 7200 मीटर कितना में चलेगा? बोले कि देखो 9000 मीटर अगर गया है टी टाइम में तो 7200 मीटर कितना देर में जाएगा? तो बोले कि देखो इसका तो 4/5वां भाग है, तो यहाँ पे भी 4/5वां, तो 4/5 टी लगेगा। तो ए को जो अभी 7200 मीटर जाने में टाइम लगा है तो 4/5 टी लगा। बी को कितना लगा है? बोले कि बी को जो टाइम लगा है ना इससे 4/5 टी से 12 मिनट ज़्यादा लगेगा। यही तो दिया है क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है कि हमें जो चाहिए वो डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस बिटवीन टाइम इन मिनट्स इन विच ए एंड बी रन द वन साइड रेस सेपरेटली। ए को पूरा रेस कंप्लीट करने में मतलब 9000 मीटर जाने में कितना टाइम लग रहा है टी एंड बी को कितना लग रहा है 4/5 टी प्लस 12, तो इसके बीच का डिफरेंस चाहिए। तो जो डिफरेंस आप लेंगे आपको चाहिए वो आ जाएगा 12 माइनस 4/5 टी में से टी जाएगा कितना आ जाएगा t/5। हाँ t/5 आ गया। तो हमें किसी तरह टी का वैल्यू निकालना है ना। टी का वैल्यू निकलेगा कैसे? बस यहाँ से बी वाले केस में भी तो स्पीड सेम है, बोले कि हाँ स्पीड सेम है। अगर भैया स्पीड सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है उसका उल्टा हो जाए, उल्टा नहीं, स्पीड सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो एंड टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, उल्टा नहीं सेम हो जाएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है? पहले 7200 मीटर गया है, फिर आपका गया है 9000 मीटर बी के लिए एंड टाइम पहले लगा था आपका टी प्लस 1.5 एंड अभी लग रहा है आपका 4/5 टी प्लस 12। अच्छा ये जो 1.5 है ना दोस्त, इसको आप चाहो तो 3/2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो कुछ कटेगा, गया गया 18 चौक 72, 18 25 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/5 टी प्लस 48 इक्वल टू 5 टी प्लस 15/2। टी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा तो ये इधर जाके कितना आ जाएगा 25 में से, तो ये 9/5 टी आ गया है इक्वल टू 48 गुना 96, 96 में से 15 गया कितना आ जाएगा आपका 81 ना, हाँ 81/2। टी ये कितनी बार में जाएगा 9 टाइम्स में, तो टी का वैल्यू आ गया है 45/2। तो बस हमें टी का वैल्यू पता चल गया 45/2। आपको निकालना क्या था? डिफरेंस ना। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 12 माइनस 45/2, 12 माइनस t/5, तो 45/2/5 मतलब 9/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 24, 24 में से 9 गया 15, 15/2 मिनट्स का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कैसे करना है। अदरवाइज इतना ज़्यादा करना नहीं था, आप डायरेक्टली यहाँ पे दोनों का ऐसे डिस्टेंस एंड टाइम लिख लेते फिर सीधे ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन से चीज़ें कांस्टेंट है तो किसका रेशियो लिया जा सके। अगर आपको ये पता है तो आप रेस का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 74 में है कि एक टेंजेंट है पॉइंट बी ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इंटरसेक्ट करता डायमीटर सी डी को कहाँ पे ऑफ अ सर्कल व्हेन एक्सटेंडेड एट पॉइंट ए। ओके, बी ए डी का वैल्यू 112 डिग्री है तो हमें ए सी डी बताना है। ए सी डी लग रहा है कि कुछ नॉमिनिक्लेचर में गड़बड़ी है। इस सी डी को हमने एक्सटेंड किया है, सी डी को एक्सटेंड किया गया है एंड पॉइंट ए पे कट कर रहा है और इनके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, एक मिनट,
ए से एक टेंजेंट है ऐसे, हाँ, और ये पॉइंट क्या है, पॉइंट बी पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था ना। एंड क्वेश्चन में दिया बी ए डी का वैल्यू 112 डिग्री है, बी ए डी 112 होगा नहीं, बाद में ए सी डी चाहिए। ओ, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, आई गेस इन्होंने जो बोला है ये नॉमनिक्लेचर गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे होना चाहिए था आपका ए एंड इधर होना चाहिए था बी। अब बोल सकते हैं बी ए डी बोला है ना, डी, ओके, अगर बी ए डी बोला है तो फिर डी यहाँ पे होना चाहिए एंड सी यहाँ पे होना चाहिए, फिर ये होगा आपका बी ए डी एंड ए वाला एंगल पॉसिबल है कितना आपका 112 डिग्री। फिर हमें चाहिए ए सी डी, तो ए सी डी कौन सा हो जाएगा आपका, ए वाला पार्ट, ठीक है, ए वाला हमें थीटा चाहिए, हाँ, ये पॉसिबल है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सी डी चूंकि डायमीटर है तो हमें पता है कि ये जो सेमी सर्कल है इसका एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ए पार्ट हो गया है आपका 90 डिग्री, पूरा था कितना 112 डिग्री, तो 112 डिग्री में से ए वाला जो पार्ट बचेगा कितना बचेगा 22 डिग्री। और हमें पता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और एक टेंजेंट है और कोई कॉर्ड है, टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच अगर एंगल थीटा है तो यही एंगल जो है कॉर्ड ऑपोजिट सेगमेंट में कहीं पे भी सबटेंड करेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। क्या सेम केस आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है एक टेंजेंट है, ये क्या है आपका कॉर्ड, टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच एंगल कितना है 22 डिग्री, तो इधर भी एंगल कितना होगा 22 डिग्री, दैट्स वाई ये एंगल कितना हो जाएगा 22 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोले कि 22 एंड थीटा होना चाहिए 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 68 डिग्री एंड 68 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन के नॉमिनिक्लेचर में कुछ गड़बड़ी हो गया था। 75 में देखिए एक इलेक्शन हुआ है दो कैंडिडेट के बीच जिनका नाम क्या है ए एंड बी, 10% ऑफ टोटल कास्टेड वोट क्या है इनवैलिड एंड ए को मिला है 30% ऑफ वैलिड वोट। हमें बताना है कि नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय बी कितना होगा, अगर टोटल वोट कितना था और टोटल 5000 वोट कास्ट किए गए तो बी को कितना मिलेगा। देखिए ये टोटल कितना हुआ 5000 वोट्स हुआ, इसका 10% है इनवैलिड, तो वैलिड कितना हुआ 90%, मतलब 9/10वां हिस्सा। इसमें से ए को मिल गए हैं 30%, तो बी को कितना मिलेगा 70%। गया 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 गया, तो 9×5 = 45 को 7 से करेंगे, 7×5 = 35, 28 और 3 = 31, तो 3150 वोट्स होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ इस पेपर का सॉल्यूशन होता है समाप्त, एंड हमने कुछ क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी बताया। कैसा लगा आपको, आप सुझाव जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के वीडियोस और लाया जाए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। फायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।